सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। व्यक्तिगत कारणों से मैं आपसे नियमित रूप से क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे खेद है। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे क्लास से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है 7th चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वेस्ट अर्थशास्त्र का 7th चैप्टर है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, उत्पादन का अर्थ, प्रकार, उत्पादन, फलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कई मार्क्स आपको एग्जाम में ये देखे जाता है। एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्पादन की। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन की परिभाषा की बात करें हम, उत्पादन की परिभाषा की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर उत्पादन की जो परिभाषा है वो है बच्चे आगतों का निर्गतों में रूपांतरण। आगतों का निर्गतों में रूपांतरण का मतलब होता है बदला जाना। किसका? आगतों का, और किस में? निर्गतों में। अब इन चीज़ों को हम अलग अलग से करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चे हम आगत किसको कहेंगे? आगत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे स्कूल के जो मेन गेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, यानी कच्चे माल के रूप में आप स्कूल में आइए और स्कूल आपको तैयार माल के रूप में, यानी देश की सेवा करने के लिए तैयार करके भेजता है। वही बात यहाँ पर है कि जो आगतों का मतलब होता है आना और निर्गत का मतलब तैयार होकर बाहर जाना। तो इस प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे आगत के अंदर क्या आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उत्पादन करने के लिए सबसे पहले उत्पादन के साधन होते हैं। तो वो सबसे पहला जो आगत के अंदर चीज़ आएगी, पहली चीज़ आएगी उत्पादन के साधन, या इनको हम उत्पादन के कारक भी बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यम है। ये होते हैं उत्पादन के कारक। तो आगतों का जो पहला चरण है या आगतों की जो पहली परिभाषा है वो उत्पादन के कारकों से ली जाती है। तो कोई भी उत्पादन करने के लिए, उत्पादन प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए हमें उत्पादन के कारक चाहिए होते हैं, जो 4 होते हैं बच्चे: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इनके बारे में हम अच्छी प्रकार से बार बार पढ़ चुके हैं। अब आगत के अंदर पहली चीज़ आएगा उत्पादन के साधन। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या आएगी बच्चे? अब हमें फैक्ट्री लगा लिया, कारखाना स्टार्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने अरेंज कर ली। अब हमें कोई भी वस्तु बनानी, तो अब हमें उस वस्तु को बनाने के लिए, उस वस्तु के लिए जो रॉ मटेरियल है, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, वो चाहिएगा बच्चे। तो आगत के अंदर दूसरी चीज़ आती है कच्चा माल। कच्चे माल को इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था, अगर उसको हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले चाहिए बच्चे उत्पादन के साधन, उसके बाद में चाहिएगा कच्चा माल। ये भी आगत का भाग है। आगत के अंदर तीसरी चीज़ आएगी। अब देखिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं, मशीन भी है, पैसा भी है, सब चीज़ें हैं हमारे पास। जैसे हमने कपड़ा बनाना है बच्चे, तो कपड़ा बनाना है तो कपड़े के लिए जो कच्चा माल है वो कपास है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि कोई ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका चाहिए जो इस कपास को किस में बदल दे बच्चे? कपड़े में बदल दे। उस विधि या तरीके को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं बच्चे तकनीक, टेक्नोलॉजी। ये 3 चीजें क्या कहलाती हैं बच्चे? आगत। और इन तीनों चीजों के मेल से उसके बाद में बनती है बेटा वस्तु, यानी कपड़ा बन जाएगा। और उस वस्तु को हम निर्गत का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चे? निर्गत का।
तो आगतों का निर्गतों में रूपांतरण जो है वो उत्पादन कहलाता है। उसके लिए आगत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह से बताई, और इनसे जब हम वस्तु बनाएंगे उसको हम बोलते हैं निर्गत। और निर्गत जो है इन्हीं आगतों के ऊपर हम काम करके, उनके ऊपर चीज़ों का प्रयोग करके, उसके ऊपर तकनीक का इस्तेमाल करके हम वस्तु बनाएंगे और उस वस्तु को निर्गत कहा जाता है, और इसी परिभाषा को उत्पादन कहते हैं। चलो अब अगला आता है बच्चे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन की परिभाषा होती है आगतों व निर्गतों के बीच के, आगतों व निर्गतों के बीच के कौन से संबंध को बच्चे? तकनीकी संबंध को। कौन से संबंध को? तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन कहते हैं। कौन सा संबंध बचे? तकनीकी, क्योंकि कच्चे माल से पक्के माल को जोड़ने का काम कौन करेगा? तकनीक करेगी। तो इसी तकनीकी जो संबंध या जो ये टेक्निक रिलेशन होता है बिटवीन आगत और निर्गत, इसी संबंध को हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। अब आता है उत्पादन फलन के प्रकार। प्रकार से पहले हम एक चीज और कर लेते हैं बच्चे, पहले भी हमने कोई क्लास में की होगी, समय अवधि। समय की जो अवधि है इकोनॉमिक्स में प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है बच्चे अल्पकाल, और दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं दीर्घकाल। पहली कौन सी? अल्पकाल, और दूसरी दीर्घकाल। अल्पकाल में समय जो है या जो समय की मात्रा जो है वो कम होती है बच्चे, और दीर्घकाल में समय की जो मात्रा है वो क्या होती है? अधिक होती है। और आपको पता है कि जो उत्पादन के कारक हैं बच्चे कौन कौन से? भूमि, अभी थोड़ी सी देर पहले जिक्र, श्रम, पूंजी, उद्यम। ये जो उत्पादन के कारक हैं, इसके अंदर अगर हम कम समय की बात करें, जब अल्पकाल है तो केवल इसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अभी लास्ट में एग्जाम टाइम है, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें जो है थोड़ा सा गति में तेज करके करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बेसिकली वैसे अप्रैल की तरह, मई की तरह करवाने लग जाऊँ तो भी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। हम क्रैश कर रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब हमारे पास समय कम होता है तो केवल एक ही कारक में परिवर्तन कर सकते हैं। मजदूरों को घटा बढ़ा सकते हैं जब हमारे पास टाइम कम है, और जब हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो ज़मीन भी और खरीद सकते हैं, मशीन भी और ला सकते हैं, मालिक भी बदला जा सकता है, ज़मीन ली जा सकती है। अगर हमारे पास समय ज़्यादा है तो सभी कारकों में परिवर्तन करते हैं, यानी दीर्घकाल में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, और अल्पकाल में केवल एक कारक बचे। एक कारक कौन सा? केवल श्रम, यानी मजदूरों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ये हमने करी समय अवधि। तो हम किसके लिए समय अवधि करी? हमें करना है उत्पादन फलन। तो जितनी प्रकार समय अवधि के आधार पर जो उत्पादन फलन है वो भी दो प्रकार का होता है। समय अवधि के आधार पर उत्पादन फलन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन। कौन सा बचे? अल्पकालीन उत्पादन फलन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परिभाषा लिखेंगे, समय की अल्पकाल अवधि में लागू होता है, अवधि में लागू होता है, जिसमें केवल एक कारक में परिवर्तन करके
परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, क्योंकि समय अवधि क्या होती है, कम, और कम में केवल एक कारक में परिवर्तन करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। दूसरा है, जैसा कि समय अवधि हमने करी, दूसरा है बच्चे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या लिखेंगे बच्चे, समय की कौन सी अवधि में, दीर्घकाल अवधि में लागू होता है और सभी कारकों में समान अनुपात में परिवर्तन करके, समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। अभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दोनों में अंतर क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। पहले इनकी परिभाषा लिखेंगे। दूसरा अंतर इसका क्या है बच्चे, समयावधि है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में समय कम है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में समय ज्यादा है। एक इसका अंतर का आधार हो सकता है परिवर्तनशील कारकों की संख्या, यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन में परिवर्तनशील कारक एक होते हैं और दीर्घकालीन में सभी होते हैं। ये इनके बीच में हम अंतर दे सकते हैं। तो उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है, समय अवधि क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। चल एक चीज आती है बच्चे, उत्पादन का नियम। उत्पादन का नियम, उत्पादन का नियम क्या कहता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्पादन के नियम से आप क्या समझते हैं। उत्पादन का नियम देखिए, एक हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ये कोई मशीन है बच्चे, और इस मशीन के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 जो बंदे हैं या 7 श्रमिक हैं वो काम कर सकते हैं। इस मशीन पे कितने आदमी काम लग सकते हैं, 7। अब इसके ऊपर 4 जो हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, 4 कर्मचारी इसके ऊपर लगे हुए हैं या 4 श्रमिक जो है वो लगे हुए हैं, और इसके ऊपर कितने लग सकते हैं, 7। अब हम 1 बढ़ाते हैं, यानी कितनी कैपेसिटी है बेटा, 7 की है, तो 1 बढ़ाते हैं तो क्या होएगा बच्चे, उत्पादन जो है वो बढ़ेगा, यानी कौन सी दर, बढ़ती दर। 1 और बढ़ाते हैं फिर भी कौन सी दर बेटा, बढ़ती दर, क्योंकि कितने लग सकते हैं, ये मशीन तब तक ज्यादा उत्पादन देती पाएगी जब तक कितने लग जाएंगे, 7। ऐसे करके फिर हो गया बेटा, एक 7वां और लगा दिया, फिर भी कौन सी दर आएगी, बढ़ती दर आएगी। फिर हमने एक 8वां लगा दिया, 8वां अगर हमने लगाया तो क्या होगा बच्चे, ये जो 7 काम कर रहे हैं, किसी को रिलैक्स करना है, किसी को आराम करना है, किसी को पानी पीना है, तो उसकी जगह ये 8वां एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ 7 के साथ लगे हुए हैं, तो ये ना तो उत्पादन बढ़ेगा और ना घटेगा, तो कौन सी दर हो जाएगी बच्चे, समान दर। अब अगर हम इससे ज्यादा करते हैं देन वो लोग क्या करेंगे बेटा, इनको डिस्टर्ब, जैसे हमने छिपी बेरोजगारी पढ़ा है, 7 लग सकते हैं, 10 हो जाएंगे, तो पहले से जो काम कर रहे हैं उनको क्या करेंगे बेटा, डिस्टर्ब करेंगे, तो उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, तो ये कौन सी दर हो जाएगी, घटती दर। कौन सी दर हो जाएगी बच्चे, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास करा, शायद समझ भी गए होंगे। पहले बढ़ती दर, फिर समान दर और फिर घटती दर। यही जो नियम है ना बेटा, वो लॉ ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का नियम है। अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं बच्चे, परिभाषा लिखते हैं इसकी हम, उत्पादन का नियम। परिभाषा लिखेंगे, परिवर्तनशील कारकों का जब बार बार अतिरिक्त इकाइयों में
प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पहले उत्पादन बढ़ती दर से, फिर समान दर से और फिर उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। इसी नियम को उत्पादन का नियम कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम परिवर्तनशील कारकों को, श्रमिकों को चेंज करेंगे। एक स्थिति में उत्पादन जो है वो बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर जो है समान दर से बढ़ेगा और फिर घटती दर से बढ़ेगा। इसी नियम को उत्पादन का नियम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया। चलो अब आता है बच्चे उत्पादन के प्रकार। उत्पादन कितने प्रकार का होता है? उत्पादन को P से, प्रोडक्शन से प्रकट करते हैं बेटा। तो उत्पादन कितने प्रकार का? पहला, जिसको कुल उत्पादन बोलते हैं बच्चे, इंग्लिश में TP से हम इसको प्रकट करते हैं। कुल उत्पादन, उत्पादन की कुल मात्रा, उत्पादन की कुल मात्रा यानी जोड़ का निशान याद रखेंगे, इसको हम कौन सा उत्पादन बोलेंगे? कुल उत्पादन। जैसे एक हम डायग्राम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा श्रम की इकाइयाँ 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने दिखाया आपको TP 2 4 8 8 6, वो चीज़ें आ गई। ये आपका कुल उत्पादन, सभी इकाइयों का जोड़। एक श्रमिक लगा हुआ था, उत्पादन 2 था, 2 लगे थे 4 था, 3 लगे तो 8 था, 4 लगे तो फिर 8 हुआ, और फिर 5 लगे तो 6 हो गया। ये बढ़ती दर, ये समान दर और ये घटती दर। दूसरा है बच्चे सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन, इसको MP बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। इसकी परिभाषा क्या है? परिवर्तनशील कारक की परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चे? मैंने लिखा परिवर्तनशील कारक की एक कम या अधिक इकाई का प्रयोग करने से, प्रयोग करने से कुल उत्पादन में, कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसका निकालने का सूत्र वैसे तो मैं n-1 लिखता हूँ, वैसे डेल्टा TP बटा डेल्टा Q, TP n-1 जैसे लिखा मैंने। परिवर्तनशील कारक की एक कम, परिवर्तनशील कारक यहाँ पर श्रमिक है। एक हमने मजदूर लगा रखा था, उत्पादन 2 हो रहा था, 2 लगाया तो उत्पादन 4 हो रहा है, यानी एक बढ़ा दिया। परिवर्तनशील कारक में एक हमने वृद्धि कर दी, तो उसमें अंतर कितना आया? अब यहाँ पे हम MP निकालेंगे बेटा, तो अंतर क्या आया? n-1 का मतलब दूसरी इकाई में से पहली इकाई हम घटाते चले जाएंगे। पहले उत्पादन 2 था, फिर 4 हुआ, श्रमिक 1 था, फिर 2, तो एक श्रमिक बढ़ाने से 2 से बढ़ के 4 हो गया, तो यानी ऊपर कोई इकाई नहीं है, तो यहाँ पे 2। तीसरा श्रमिक लगाया 8 हो गया, यानी 4 बढ़ा है बेटा। चौथा श्रमिक लगाया 8 से 8 गया बेटा, यानी 0 हो गया। और 5वां लगाया तो 6 8 यानी -2 हो गया। तो वो चीजें आ गई, ये आपकी होगी बढ़ती दर और ये होगी बेटा समान दर और ये होगी आपकी घटती दर। तो यानी उत्पादन दो प्रकार मैंने आपको करवाए। पहला कौन सा? कुल उत्पादन, दूसरा सीमांत उत्पादन। तीसरा देखिए बच्चे
औसत उत्पादन क्या है? औसत उत्पादन, इसको एपी बोलते हैं बेटा। सूत्र है इसका टीपी बटा क्यू। परिभाषा होगी प्रति इकाई उत्पादन, यानी क्या करेंगे? प्रति इकाई भाग करना है बच्चे, भाग का निशान याद रखेंगे। टीपी को एक जो श्रमिक है उनसे हम भाग कर देंगे। एपी 2 को 1 से भाग करेंगे 2, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, यानी ये आपका कौन सा उत्पादन आ जाएगा? औसत उत्पादन। परिभाषा है प्रति इकाई उत्पादन। निकालने के लिए कुल उत्पादन को श्रमिकों की संख्या से क्या कर देंगे बच्चे? भाग कर देंगे। तो ये आज का चैप्टर था उत्पादन से रिलेटेड। इसका दूसरा पार्ट जो है उत्पादन साधन के प्रतिफल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी बच्चे सीखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझसे संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।